नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर तेजी देखने को मिली है। ओवरनाइट मार्केट्स में 3% की बढ़त के साथ $100 प्रति बैरल के आसपास यहां पर कच्चा तेल फिर से बनता हुआ नजर आया है। इसी के अलावा बात करेंगे चांदी के आउटलुक पर। यहां पर भी हमने तेजी बनते हुए देखी है मार्केट्स में। अगर $80 प्रति आउंस के बाद यहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन यहां से किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ आम्रपाली गुजरात के सीईओ एंड डिजी गोल्ड के फाउंडर चिराग ठक्कर हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन, एनएसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती। शुरुआत यहां पर पहले कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट्स में यहां पर फिर से बढ़त देखने को मिली है। 3% की तेजी थी। एक समय पर न्यूयॉर्क मार्केट्स में $100 प्रति बैरल के भी लेवल्स थे और वहां से करीबन $2 तक की गिरावट फिलहाल एशियन मार्केट्स में देखने को मिली है। हमारे साथ प्रबल सेन जुड़ चुके हैं। प्रबल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। दो चीजें जिनके साथ बाजार फिलहाल काम कर रहा है, एक तो ये कि सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक दोनों कंट्रीज यानी कि यूएस और ईरान के बीच नहीं हुई है, लेकिन एक अनलिमिटेड एक्सटेंशन हमने यहाँ पर सीज फायर में आते हुए देखी है। कैसे आप रीड कर रहे हैं? आई थिंक देखिए, जो ईरान ने बेसिकली कहा है वो बहुत क्लियर है कि जब तक ईरान के पोर्ट और उनके जहाजों के ऊपर जो ब्लॉकेड लगाया है यूएस आर्मी और फोर्सेस ने वो नहीं हटेगा, तब तक वो एक मतलब जो उन्होंने बेसिकली नेगोशिएशंस और सीजफायर के लिए दो कंडीशंस आई थिंक रखे थे उनकी तरफ से। एक तो कि इजराइल के जो अटैक्स हैं, जो हिजबुल्ला फोर्सेस लेबनान में जो है उनके ऊपर पूरी तरह से बंद हो, और उनके ऊपर नेवल ब्लॉकेड जो है उनके पोर्ट और उनके क्रूड शिपमेंट्स पे वो बंद हो। वो जब तक रिवर्स नहीं होगा वो तब तक नेगोशिएशंस पे नहीं बैठेंगे, बिकॉज उनके हिसाब से दैट इज वो नेगोशिएशन को कोई मतलब नहीं है। तो उस सिचुएशन में आई थिंक ये सेकेंड राउंड का आई थिंक कैंसिल होना बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। ऑफ कोर्स यूएस प्रेसिडेंट ने जो अभी बोला है कि सीज फायर अभी इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है, अब गिवन दैट वो कल एक और ट्वीट करके उसको चेंज कर दें, उसका मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा इंडेफिनिट वर्ड का। लेकिन जब तक वो सीज फायर रहता है तब तक ऑफ कोर्स मार्केट शायद वापस से थोड़ा सा कंफर्ट लेगा, क्योंकि हॉस्टिलिटीज जब तक वापस बढ़ नहीं रही है तब तक ये होप बनी रहेगी कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन की तरफ दोनों साइड मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्रूड वापस से थोड़ा सा आई थिंक मॉडरेट हो सकता है यहाँ से, या एटलीस्ट यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी शायद कम हो जाती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। प्रॉबल, आप ये उस टाइम पे कह रहे हैं जब हम ऑलमोस्ट 2 महीना खत्म कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट है। 120 का हमने हाई बनता हुआ देखा, 100 भी होल्ड नहीं कर पा रहा है फिलहाल। मार्केट्स यहाँ से क्या वॉच कर रही हैं? क्योंकि इवन इफ जैसा कि कहा जा रहा है बार बार कि अगर कल भी वॉर खत्म होती है तो भी क्रूड मार्केट में आने में यहाँ पर टाइम लगेगा। आई थिंक मनीषा, दो चीजें हैं। अगर आप क्रूड से थोड़ा हटके एलएनजी प्राइसेस भी देखो, वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंगली, जबकि वहां पे तो फिजिकल फ्लोज पे ज्यादा बहुत क्लियर फ्रीज हो गया है, क्योंकि कतर एनर्जी स्ट्रेट अगर कल भी खुल गया तो भी उनको 6 से 9 महीने लगेंगे इवन टू ब्रिंग उनकी 60-70% उनकी जो कैपेसिटी थी उसको वापस लाने में, और जो बाकी जो मेन ट्रेन डैमेज हुए हैं जो 12 से 13 मिलियन टन, वो वापस लाने में उनको 2 से 3 साल लगेंगे। उसके बाद भी अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं पे डिमांड डिस्ट्रक्शन होता दिख रहा है, जिसको मार्केट शायद देख रहा है कि आप डिमांड और कंजम्पशन पैटर्न्स में अगले 6-9 महीनों में सब्सटैंशियल या स्ट्रक्चरल चेंज है, जो मेरे ख्याल से सप्लाई कट्स को ऑफसेट करेगा। आई थिंक प्राइसेस कहीं ना कहीं पे एक तो वो, और दूसरा एक बेसिक टेंडेंसी जो दिख रही है, मार्केट होप कर रहा है या मार्केट बिलीव करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूज कमिंग सून। जहां तक फिजिकल मार्केट की बात करें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिजिकल मार्केट हमको कुछ और बता रहा है, लेकिन जो 1 मंथ फ्यूचर्स प्राइसेस या 2 मंथ फ्यूचर प्राइसेस हैं वो शायद अभी भी थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म बता रहे हैं, जो शायद उतनी वारंटेड नहीं है। एंड एज एंड व्हेन जितना ये डिस्प्यूट आगे चलता है, आपके फ्यूचर्स प्राइस भी फिजिकल प्राइस के साथ शायद वापस कन्वर्ज करेंगे ऑन दी अपवर्ड साइड रादर देन ऑन द डाउन साइड, ऐसा मुझको लगता है। काफी सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि 4 मिलियन बैरल्स पर डे का डिमांड डिस्ट्रक्शन हम अप्रैल के महीने में आता हुआ देख रहे हैं, और ज्यादातर ये एशियन मार्केट से ही आता हुआ नजर आया है। काफी सारी रिपोर्ट्स प्रॉबल ये भी सजेस्ट करती हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स यहाँ पर और भी गवर्नमेंट्स को लेने होंगे। हमने बिट्स एंड पीसेज में एशियन गवर्नमेंट से आता हुआ देखा है। आपको लगता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है? हाँ, एब्सोल्युटली। अगर देखिए मार्च और अप्रैल में अगर आप देखें जितने मिटिगेशन मेजर्स आए थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, जो आपके रिफाइनर, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह में
आपके रिफाइनर्स और आपके गवर्नमेंट्स के साथ जो इन्वेंट्रीज थी वो कुछ कुछ रिलीज हुई। आईईए ने कुछ कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आपके मार्केट में डाले। आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड या फ्लोटिंग स्टोरेज था जो रशियन क्रूड के ऊपर टेम्पररी सैंक्शंस हटे। इवन ईरानियन क्रूड जो था थोड़ा बहुत फ्लोटिंग ऑन सी जो आपका मार्केट में रिलीज हुआ। लेकिन वो जरूरी है समझना कि वो एक स्टॉक था, वो एक लिमिटेड स्टॉक था। आपके फ्लोज के ऊपर जब आप रिस्ट्रिक्शन अभी भी चलेगा तो आपको मई से वो एक्चुअल फिजिकल फ्लोज में शॉर्टेजेस दिखना शुरू होंगे। सो ऑस्टेरिटी मेजर्स और कटबैक शायद और पिकअप करें अगर ये डिस्प्यूट चलता रहा, एंड वो शॉर्टेजेस आपको ऑब्वियसली मिटिगेट करने पड़ेंगे अक्रॉस द बोर्ड। प्रॉब्लम एक फाइनल क्वेश्चन देन, और दो सिनारियोज यहाँ पर अगर आपके सामने हैं। कल से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो एक इमीडिएट रिएक्शन स्पेकुलेटिव पोजीशंस पर 1 मंथ फ्यूचर्स पे किस तरह से आएगा, और जब हम ये रीड करना शुरू करेंगे कि कच्चा तेल गैस मार्केट्स में आने में समय लगेगा, तो एक करेक्शन और एक रेंज क्रूड प्राइसेस में कहाँ बन सकती है? आप you're putting me in a spot. I think futures prices में तो देखिए डेफिनेटली करेक्शन आएगा because that market probably moves on financial positions being unwound. तो बहुत सारे शॉर्ट्स आपको अनवाइंड करते होते हुए दिखेंगे अगर स्टेट में कोई भी रेजोल्यूशन दिखा। लेकिन फिजिकल मार्केट की अगर बात करें, जैसा आपने पहले भी कहा, जो हमको भी दिखता है कि इतने सारे अपस्ट्रीम और एसोसिएटेड फैसिलिटीज पे जो डैमेज हुआ है, मुझे लगता है कि क्रूड $70 पे बहुत जल्दी नहीं जाने वाला है। आई थिंक मोर सस्टेनेबल लेवल शायद $80 to $85 रहे फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 months, even if the strait were to open tomorrow. That is the basis that we are working with right now. फेयर पॉइंट दैट। प्रॉब्लम इज ऑलवेज। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और काफी सारे सिनेरियोज वहां पर वर्कआउट भी करने के लिए। जिस तरह की अनसर्टनिटी है, क्लियरली एक सेट डायरेक्शन लेकर यहाँ पर नहीं चला जा सकता, और जैसे प्रॉब्लम कह भी रहे थे कि वन ट्वीट ओवरनाइट कैन चेंज इट ऑल। वंदना, आप कैसे देखती हैं क्रूड के प्राइसेस को, क्या करने की राय देंगी? जी मनीषा, मुझे लग रहा है जैसे ऑप्शंस डेटा में मैं देख पा रही हूँ थोड़े से यहाँ पे पोजीशंस बने हैं, $75 के करीब भी यहाँ पे बने, लेकिन ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है वो हायर साइड है। तो ये लिमिटेड डाउन साइड जो है वो देखने को मिल सकता है 8100 तक। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि 8100 8000 तक का जो लेवल्स है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पे एक डाउन साइड मतलब डीप होता चला जाए या स्टे करे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिकल मार्केट अभी भी यहाँ पे डिकपल है और $8 से $10 तक का हम लोगों ने एक प्रीमियम देखा है फिजिकल मार्केट पे। तो मुझे लग रहा है कि 8100 लेवल तक यहाँ पे डाउन साइड है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट की बात करें मुझे लग रहा है $85 तक आ सकता है। लेकिन इन बिटवीन भी हम लोगों ने काफी स्ट्राइक्स होते हुए देखे हैं और काफी सारे प्लांट्स को भी यहाँ पे देखा है, डैमेजेस हुए हैं वहां पे। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 8100 शॉर्ट टर्म के लिए एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म थोड़ा सा मिड टर्म यहाँ पे हम देखें तो प्राइसेस दोबारा यहाँ पे 8800 की तरफ आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर है, मिड टर्म में मुझे लग रहा है कि अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है क्रूड ऑयल में। गैस, नेचुरल गैस प्राइसेस कैसे देखती हैं आप वंदना? क्योंकि हम बहुत दूर नहीं है समर ड्राइविंग सीजन से, और वो एक चीज़ है जो बाजार को लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में लगातार सपोर्ट देता रहेगा क्रूड और उसके प्रोडक्ट्स को। मुझे लग रहा है कि जब हम एलिनो की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लोअर रेनफॉल की बात कर रहे हैं, हीट वेव ऑलरेडी यहाँ पे अर्ली यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ये रिएक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस में बनता हुआ दिख रहा है। और नेचुरल गैस में देखा जाए तो कंसंट्रेशन यहाँ पे $2.7 की तरफ बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि अप्रैल एंड होते होते तक हम $3 के करीब जाता हुआ देख सकते हैं प्राइसेस को। और नेचुरल गैस एक स्लो और स्टीडी मूव देती हुई नजर आएगी ये कमोडिटी एनर्जी काउंटर को। मुझे लग रहा है धीरे से अगर धीरे धीरे प्राइसेस 261 से लेके 272 वाले जोन में जा सकती है, तो ये कमोडिटी ऐसी कमोडिटी है जिसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और अपवर्ड पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है। तो इसमें यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पोजिशनली भी हम लोग एक बार बाइंग करके चल सकते हैं 255 पे, और हमारा पोजिशनल रेट का जो टारगेट होना चाहिए 272 होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें एक लगा के चलना होगा 245 242 वाले जोन का। और ये कमोडिटी स्लो स्टीडी और सीजनैलिटी के हिसाब से एक बढ़िया मूव देने के लिए तैयार है। ओह एब्सोल्युटली। मेटल्स आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली एशियन मार्केट्स में यहाँ पर देखने को मिली है। वंदना, पिछला हफ्ता मेटल्स के लिए बेहतरीन था। इस हफ्ते की शुरुआत भी मंडे एटलीस्ट यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्गर गेन्स आते हुए देखे थे, लेकिन कल कुछ मुनाफा वसूली थी। आज हमने हल्की सी बढ़त फिर से आते हुए देखी है। नियर मल्टी मंथ मल्टी ईयर हाइज के आसपास काफी हद तक ये सारे मेटल्स कारोबार कर रहे हैं। यहाँ से क्या राय है? मुझे दो कमोडिटीज यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है मनीषा। एक तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में बड़ी स्टीडी मूव आई है, स्ट्रॉन्ग मूव आई है। TC/RC रेशियो यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव में है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का अपसाइड होना एक
अपसाइड मतलब मूव दे रहा है। मुझे लग रहा है इस कमोडिटी में 1285 से 1290 वाला जोन आ सकता है, यहाँ पे अभी भी बाइंग पोटेंशियल है। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बारी 347 तक का लेवल हम लोगों ने आता हुआ देखा है, थोड़ा सा करेक्शन ले 345 344 वाला जोन, अगर इसमें बाइंग बनेगी और वो जो बाइंग बनेगी तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि 350 तक का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं जिंक में। तो जिंक और कमोडिटी कॉपर में काफी बढ़िया मूव है, जबकि एल्यूमिनियम जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अपसाइड देख चुका है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे 373 वाले जोन में जा सकता है। तो अभी भी बेस मेटल के लिए थोड़ी यहाँ पे नेगेटिव न्यूज है, लेकिन चाइना का जीडीपी अच्छा आना और थोड़ा सा स्कैर्सिटी होना ये इसको ऊपर की तरफ ही रखेगा। वंदना, अगर हम पिछले 10 दिन का डेटा उठा के देखें तो आई थिंक सबसे ज्यादा महंगा सोना और चांदी अक्षय तृतीया के दिन था। जिस तरह की मुनाफा वसूली अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर? मुझे लग रहा है कि इसने $4700 को डिफेंड करा है और गोल्ड वहां से अपसाइड मूवमेंट आ रही है। अभी एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है गोल्ड प्राइसेस में। हम लोग 4880 की तरफ जा सकते हैं दोबारा। और हमारी मार्केट की बात करें तो करेंसी यहाँ पे 94 के करीब है, एक प्रीमियम एड ऑन हो सकता है। 1,55,600 तक के जो लेवल्स है वो मुझे यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही जो हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में, वो कवर अप होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट मुझे सिल्वर में भी मनीषा लग रहा है कि एक बार 2,54,000 2,55,000 तक के जो लेवल्स है वो दिख सकते हैं। अभी ग्राउंड पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, कल भी सिर्फ यहाँ पे 3 शिपमेंट्स गुजरे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है, भले ही वो सिर्फ यूएस की तरफ से हो, लेकिन मार्केट उसको एक्सेप्ट कर रही है बड़े अच्छे तरीके से। एब्सोल्युटली वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली थोड़ी सी तेजी यहाँ पर सोने और चांदी में आ सकती है और आज हम निचले स्तरों पर यहाँ पर कुछ बाइंग आते हुए देखी भी है। हमारे साथ अब आम्रपाली गुजरात के सीईओ एंड डिजी गोल्ड के फाउंडर चिराग ठक्कर हैं। चिराग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पहले चांदी पे ही बात करेंगे और पिछले कुछ दिनों में काफी सारे लोगों से बात हुई है। प्राइसेस पे पहले आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम $40 प्रति आउंस की तरफ बढ़ रहे हैं आने वाले 1-1.5 साल में, एंड देन एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसको लगता है कि हम $120-180 पर आउंस इसी साल में छू देंगे। क्या चांदी ऐसी एक कमोडिटी हो गई है जहां पर वन डायरेक्शन चेक करना मुश्किल है, स्पेकुलेटिव पोजीशंस बहुत ज्यादा हैं और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैश इन हो सकती हैं? तो काफी सारी कंसर्न्स हैं यहाँ पर और अनसर्टनिटी लेकर है चांदी को। आपकी क्या सेंस है? मनीषा जी नमस्कार। जो अगर प्राइसेस की बात करें तो आई विल गो विद द सेकंड स्कूल जो कहता है 120 100 $120 तक हम बिल्कुल देख सकते हैं। बट ये जो माहौल है, जो हम फर्स्ट क्वार्टर में थे तब पूरा सोना चांदी का माहौल था, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सारा माहौल हैज बीन शिफ्टेड टू करेंसी, इक्विटी मार्केट्स एंड क्रूड ऑयल, राइट। तो अगर आपने लास्ट एक महीने में अगर मनीषा जी अगर देखा होगा तो crude oil and gold silver prices are inversely trading to each other. Last week जब सीज फायर की जब बात हुई और जब बोला कि जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो खत्म हो जाएगी तो क्रूड जैसे ही गिरा तो वी सी एन अपसाइड मूव इन गोल्ड एंड सिल्वर, बोथ कमोडिटीज, राइट। नाउ सो द होल फोकस इज टुवर्ड्स क्रूड। अगर ये सारी चीजें अगर सेटल हो जाती हैं तो वी आर बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन जहां पे विल बी मोर towards Fed rates cuts में क्या हो रहा है, what are the inflation data coming in, what is the US unemployment data क्या आ रहे हैं, we will be back to normal situations जहाँ पे हर महीना there is some data movement which comes in and says now what is the further market scenario. short term बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये क्रूड के बेस पे और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन पे ये चीज चलेगी। बट मैं $40 will be a dream price अगर आ गया तो आई थिंक आई बी इंक्रीजिंग माई ओन पर्सनल पोर्टफोलियो टुवर्ड्स सिल्वर मोर देन 25%। बट मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि वील बी क्रैकिंग $60 अगर तो, अच्छा ओके तो आता है तो एक 60 इज द बेस मनीषा जी के, जहां पे मेरे को दिखता है कि बहुत सारी अच्छी बाइंग आ सकती है, क्योंकि सिल्वर यूज होना कुछ बंद नहीं हो जाने वाला। और द काइंड ऑफ अ मूवमेंट व्हाट वी हैव सीन लास्ट ईयर, वो मूवमेंट ऐसा था कि जो लास्ट 10 साल से पेंडिंग था कि आना चाहिए और नहीं आ रहा था। तो आई थिंक आई एम नॉट वेरी बेरिश ऑन सिल्वर एट ऑल, नॉट इवन इन शॉर्ट टर्म, नॉट इवन इन लॉन्ग टर्म। वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी, हमने 2,01,000 का लो बनते हुए देखा है लास्ट 1.5 महीने में, एंड वी आर बैक टू 2,50,000 व्हिच इटसेल्फ सेज कि नीचे में बहुत सारा बाइंग देख सकते हैं।
एब्सोल्युटली। आप चिराग, मेरी सिल्वर इंस्टीट्यूट के माइकल डिरेंजियो से बात हो रही थी। उन्होंने कहा 50 साल लगे $50 क्रॉस करने में और 3 महीने लगे $100 प्रति आउंस में आने में। तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस तरह की डिमांड, जैसे आपने कहा, मार्केट्स में है, अब यहाँ से आगे डिमांड ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियल में जाते हुए नजर आती है, या फिर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर उभरा है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा? आई थिंक जो फिजिकल सिल्वर है ना, आई वाज आल्सो रीडिंग सम रिपोर्ट्स मनीषा जी। लास्ट वीक में मैं कुछ रिपोर्ट्स ऐसे पढ़ रहा था कि ज्यादा स्कैरसिटी जो फिजिकल मेटल की आई थी, दैट वाज मोर बिकॉज ऑफ सिल्वर। एक यूएस ने डिक्लेयर किया कि इसको हम रिजर्व उसकी तरह से गिनेंगे, तो एवरी फिजिकल सिल्वर मूव फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द यूएस। बट नाउ दैट सिनेरियो इज नॉट दैट। तो फिजिकल सिल्वर मार्केट में नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो ओवर द ग्राउंड सिल्वर है, जिसका इंडस्ट्रियल यूज लास्ट ईयर अगर X% था, तो अभी वो 25 से 30% बढ़ते हुए आ रहा है। और वो जो बढ़त है, इट इज नॉट अ शॉर्ट टाइम बढ़त, इट इज गोइंग टू सस्टेन। अगर सोलार पैनल्स में अगर सिल्वर यूज हो रहा है, तो वो यूज होना बंद नहीं होने वाला, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डिमांड इज गोइंग टू सस्टेन। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट डिमांड बिल्कुल रहेगा, एंड आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड कहीं भी चला जाएगा, मतलब एकदम एकदम इन्वेस्टमेंट डिमांड अब 10-15% से नीचे गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। चिराग, इस बार अक्षय तृतीया पे किस तरह की सेल्स आपने आते हुए देखी, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही लिहाज से, और किस एवेन्यू में ज्यादा आया? अगर गोल्ड, ये अक्षय तृतीया में देयर वाज अ मोर डिमांड ऑफ गोल्ड, क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी लोगों ने काफी हद तक लास्ट क्वार्टर में खरीद लिया था। तो इस बार अक्षय तृतीया पे गोल्ड पे ज्यादा डिमांड थी। एट द सेम टाइम सिल्वर में भी डिमांड थी, नहीं था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट ज्यादातर लोग अभी जो, अगर मुहूर्त भी अगर मेंटेन करना है, अगर ऑस्पिशियस टाइम भी मेंटेन करना है, तो डिजिटल गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से दे आर एबल टू डू इट। बिकॉज घर से निकलना, शोरूम में जाना और छोटा सा कॉइन खरीदना, इट इज बिग ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर अ कंज्यूमर। इट इज मोर इजियर डिजिटली गोल्ड और सिल्वर मुहूर्त पे ले लिया, और उसका डिलीवरी भी अभी तो स्केड्यूल हो सकता है। इतनी सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गई हैं। तो डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर इज मेकिंग अ बिग मूव ड्यूरिंग दिस ऑस्पिशियस टाइम ऑफ बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर। चिराग, मेरी कल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से भी बात हो रही थी। टेरी हेमैन वो रिपोर्ट लेकर आए हैं डिजिटल गोल्ड के लिए, जहां पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने वाला है डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स में। आई एम अज्यूमिंग काफ़ी काम यहां पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे आप देखेंगे आगे जाकर, नॉट जस्ट बाइंग, जैसे आपने कहा फ्रैक्शनाइज बाइंग तो यहाँ पर है ही, लेकिन यूजिंग इट एज अ डिप्लॉयबल कैपिटल फॉर मॉर्टगेज फॉर वेरियस अदर थिंग्स, क्या कुछ है जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स कर सकते हैं? So there are very new things coming up, मनीषा जी। अगर there are platforms जहाँ पे गोल्ड लीज हो सकता है, सिल्वर लीज हो सकती है, एट द सेम टाइम उसको मोनेटाइज करके चैनल में कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने बताया WGC इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। ऐसे WGC had worked very hard in order to get ETFs a bigger push which came into the market। तो बहुत सारे नई चीजें आ रही है, जहां तक रेगुलेशन की बात करें तो इब्जा जो सबसे पुराना एसोसिएशन है अपने हिंदुस्तान का, दे आल्सो कम अप विद एन SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे जितने डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स है, दे आर गेटिंग ऑनबोर्डेड, they are getting regularized, they are getting regularly audits। So I think there are lots of transparency coming into the market, जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी के तहत ये इसके अंदर नई नई सुविधाएं ऐड होती जाएंगी, एंड विच आई बिलीव नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन एक इन्वेस्टमेंट बहुत इजी होगा। उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उसका आज अभी 2026 में उसका धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। फेयर पॉइंट, ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर एज एवेन्यूज़ में होती हुई नजर आ रही हैं। चिराग, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर हमारे दर्शकों के सामने वो चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और बॉन्ड्स में हल्की सी गिरावट आज यहाँ पर बाजार खुलते ही देखने को मिली है, और ये इन लाइन है जिस तरह के ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। ग्लोबल अनिश्चितता तो यहाँ पर है ही, और साथ ही साथ RBI के फैसलों से भी बाजार में यहाँ पर दबाव बनता हुआ नजर आया है।
कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो ये $100 प्रति बैरल के आसपास फिर से पहुंचा है। ओवरनाइट यहां पर 3% की तेजी है और जब से हमने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ देखा है, कच्चा तेल करीबन 55% से चढ़ चुका है, जिसका इम्पैक्ट यहां पर मनी मार्केट्स में देखने को मिला। साथ ही साथ अनसर्टनिटी इस बात को भी लेकर भी है कि यूएस ने ईरान के साथ सीज फायर तो अनिश्चितता तक यहां पर बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर पीस टॉक्स को लेकर अभी कोई क्लैरिटी दोनों कंट्रीज में नहीं है। साथ ही यहां पर आरबीआई ने कल 1 अप्रैल का जो उनका सर्कुलर था उसको विड्रॉ किया है। आरबीआई ने अब एनडीए फॉरेक्स ट्रेड पर जो प्रतिबंध हैं वो यहां पर हटाए हैं। इसके चलते बाजार को लगता है कि डॉलर की डिमांड यहां पर फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी और इसका असर हम यहां पर इंडियन रुपी पर देख सकते हैं। रुपए आपको याद दिला दें, आज बाजार में खुलते से ही काफी शार्प डिक्लाइन के साथ यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आया। साथ ही यहां पर फ्राइडे को 320 बिलियन के गिल्ड्स की बिक्री है। आरबीआई ने कल ये नोटिफिकेशन के द्वारा बताया है। इसमें इसको 5-6 तरीकों से किया गया है। 110 बिलियन 0.63% के कूपन के साथ 2029 के बॉन्ड मैच्योरिटी के साथ यहां पर लॉन्च किया जाएगा। 110 बिलियन 6.68% 2033 वाला बॉन्ड होगा। साथ ही साथ 50 बिलियन यहां पर 7.24% 2055 वाला बॉन्ड होगा। 50 बिलियन यहां पर नए 30 साल के 2056 के ग्रीन बॉन्ड्स भी यहां पर खुलेंगे। गवर्नमेंट इसको भी यहां पर ओपन करेगी। ये सारा का सारा पैसा यहां पर फ्राइडे को इशुएंसेस के थ्रू जाएगा। Bonds present Bond Street.